हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेक्षी इंस्टीट्यूट दीनानगर। तो आज का जो हमारा क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे ही जो टॉपिक है हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से पहले आपने प्रीवियस क्लासेस में क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसकी अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो वो आपकी ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर हमने नेचर ऑफ रूट्स निकालना हो, अगर हमने देखना हो कि इस कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको, उसमें आपने देखना है कि इसके जो रूट आएंगे उसका नेचर क्या है, तो क्या करते थे हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाते थे। ठीक है, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता था, ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता था तो हम कहते थे कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट देगा, ये हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट देगा। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट हमें मिलते हैं। ठीक है, और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ जाए, मतलब नेगेटिव आ जाए, देन हम कहते थे कि नो रियल रूट या इमेजिनरी रूट बोलते थे इसको। ठीक है, इमेजिनरी रूट। तो अब ये इमेजिनरी रूट क्या होते हैं? अब देखो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर ये वाली टर्म ही नेगेटिव आ गई तो उसको हम इमेजिनरी रूट बोल देते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी -4 और एक्स आ जाएगा आपका 2, दूसरी साइड जाके स्क्वायर जो है दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाता है ना, तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4 आपके पास ये इसके रूट आ जाएंगे। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर -4 आ गया तो ये देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो क्या हुआ कि जिन जो मैथमेटिशियन थे हमारे, उन्होंने देखा कि रूट के अंदर माइनस बन रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे हम सही करें, क्या करें इसको कि माइनस हट जाए। ठीक है, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी? तो उन्होंने क्या किया, यहां से रूट स्क्वायर रूट -1 अलग कर दिया और स्क्वायर रूट 4 को अलग कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ देखो ये स्क्वायर रूट 4 क्या हो जाएगा, 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे 2 बन गया। अब स्क्वायर रूट -1 जो है इसको उन्होंने आयोटा का नाम दे दिया, जिसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आयोटा, इसको हम बोलते हैं आयोटा। ठीक है, तो हमारे जो रूट आ जाएंगे वो आएंगे 2 आयोटा और दूसरा माइनस का था ना तो -2 आयोटा आ जाएगा। अब देखो ये देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, रूट के अंदर नेगेटिव था तो वो उनको देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, वो कहते कि नहीं ये ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब इमेजिनरी। ये आपके जब हम किसी भी रियल नंबर या किसी भी नंबर के साथ अयोटा लग जाता है ना तो उसको हम इमेजिनरी रूट बोल देते हैं, जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब ही क्या होता है, स्क्वायर रूट का क्या मतलब है कि पावर कितनी हो जाएगी 1/2। तो हमें पता है कि हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करें तो कभी भी हमें नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलता। तो वही ये जो रूट, ये जो नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर होते हैं, ये इमेजिनेशन के नंबर हैं। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए जो इसमें अयोटा लगा दिया जाता है। तो अयोटा इमेजिनरी रूट का आपको पता चल गया होगा कि इमेजिनरी रूट होते क्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अयोटा की वैल्यू क्या होती है, अयोटा किसकी इक्वल होता है, स्क्वायर रूट -1 की इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो हमारे पास स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो -1 की इक्वल आ जाएगा, मतलब अयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। ठीक है, अगर अगेन मैं स्क्वायर करूं तो अयोटा की पावर 4 कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ना। सेम ऐसे जैसे पावर्स आप इंक्रीज करते जाते हो, जैसे यहाँ पे मैं 8 पावर कर दूं तो 8 पावर को हम लिख सकते हैं ना अयोटा स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, 4 × 2 8 हो जाएगा, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर 4 आ जाएगी। तो ये इवन पावर है, नेगेटिव टर्म की इवन पावर हो तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ठीक है, आगे जब कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे 8 के बाद 16 ले लो। ठीक है, तो 16 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर की पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, -1 की पावर 8, तो ये भी इवन पावर आ गया तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि मैं अयोटा की पावर लिखूं 5, ठीक है, अयोटा की पावर 5 की क्या वैल्यू होगी, तो यहाँ पे देखो
4 पावर अलग कर दो और 1 पावर अलग कर दो, 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एओटा स्क्वायर कितना था -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया ना, तो एओटा आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे जो है हम पावर्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो एओटा मेनली किसकी इक्वल होता है, स्क्वायर रूट -1 की इक्वल होता है। यहाँ भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव बन जाता है ना, तो वो नेगेटिव को खत्म करने के लिए, ये माइनस को खत्म करने के लिए हम उसकी जगह पे आयोटा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। अब देखो, पर हमारा जो चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये था थोड़ा बेसिक जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाओ। अब देखो हमारे पास कौन कौन से नंबर होते हैं। एक हमारे पास होता है रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर्स, ये आपको पता ही है रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के, रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला दो तो आपके रियल नंबर बन जाते हैं। और एक हमारे अभी मैंने पढ़ाया आपको इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, जब हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आ जाए, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जैसे -5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे देखो -5 है ना, तो -5 को ब्रेक करके मैं √5 अलग कर दिया और स्क्वायर रूट -1 अलग कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हम आयोटा लगा सकते हैं ना, तो √5 आयोटा जो है जिसके साथ आयोटा आता है वो इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं। तो रियल और इमेजिनरी नंबर्स को मिला के, जब हम रियल और इमेजिनरी नंबर्स को मिला देते हैं तो हमारे पास कौन से नंबर बनते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं, ठीक है। जब भी हम रियल नंबर, जैसे कोई भी रियल नंबर ले लो, जैसे 5 + 3 आयोटा, ठीक है, 5 क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, +3 आयोटा, इसमें इमेजिनरी नंबर ऐड हो रहा है, तो ये कौन सा नंबर बन जाता है आपके पास, ये आपका बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें ये वाला हिस्सा जो होता है वो रियल पार्ट होता है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है, इमेजिनरी। अयोटा का जो कोफिशिएंट होता है ना वो इमेजिनरी पार्ट होता है, अयोटा को नहीं इसमें इंक्लूड करना होता, अयोटा का जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है। रियल और इमेजिनरी को मिला दो तो कौन से नंबर मिलते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इन जनरल फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उनको मेनली हम जो रिप्रेजेंट, जहाँ उसका जो सिंबल होता है वो हम इसे जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल जेड होता है, जेड इक्वल्स टू a + आयोटा बी, ठीक है। इसमें a क्या है, इसका रियल पार्ट है, और b क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है, ओके। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, z इक्वल्स टू a + आयोटा b, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट अगर देखो, आगे देखो, अगर मान लो, यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि मेरे पास रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो, ठीक है, मान लो मैं रियल वाला हिस्सा, ये रियल नंबर, ये वाली टर्म 0 है, ठीक है, तो क्या आएगा, z इक्वल्स टू आयोटा भी आएगा, मतलब सिर्फ मेरे पास क्या है, इमेजिनरी वाला हिस्सा आएगा। तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या, प्योरली इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी पार्ट आपके पास। अगर रियल वाला पार्ट है ही नहीं है, अकेला आपके पास आयोटा वाला पार्ट है, तो उसको हम बोल देते हैं प्योरली इमेजिनरी। अगर मान लो आपके पास इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो z किसके इक्वल आएगा, फिर a के इक्वल आएगा ना, तो ओनली रियल पार्ट बचा ना, तो इसको हम प्योरली रियल बोल सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, इसको प्योरली रियल बोल सकते हैं। अब देखो, अगर मान लो कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही 0 हो जाए, तो z क्या आ गया, 0 आ गया ना, तो ना ही ये प्योरली, ना ही ये रियल होगा और ना ही ये इमेजिनरी होगा, नॉट रियल और इमेजिनरी, नॉट प्योर रियल और इमेजिनरी, ठीक है, प्योर रियल और इमेजिनरी ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि z तो 0 के इक्वल आ गया ना, तो इसको हम नॉट प्योरली रियल और इमेजिनरी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर थर्ड मान लो कि दोनों ही रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही हो आपके पास, ठीक है, रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो z इक्वल्स टू आयोटा भी आ जाएगा ना, तो इसको हम बोल देते हैं प्योर, जो है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ठीक है, प्योर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट वाला रियल हिस्सा भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ ऑपरेशंस जो हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करने पे।
जैसे हम दो नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वैसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन अगला जो आपका टॉपिक है वो है अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। तो ऑपरेशंस में, अलजेब्रिक ऑपरेशंस में हमारे पास आ जाता है एक एडिशन, ठीक है, एडिशन ऐड कर सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद आएगा आपका डिवीजन, ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हो आप। तो ये चार ऑपरेशंस यूज हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहले हम दो, हमारे पास सेलेक्ट कर लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, z1 इक्वल्स टू a1 प्लस एओटा b1, सेकेंड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। फर्स्ट वाला ऑपरेशन यूज करते हैं, पहले हम इनको ऐड करके देखते हैं, ठीक है, z1 प्लस z2 करो तो क्या आएगा, a1 प्लस एओटा b1 प्लस a2 प्लस एओटा b2 यहाँ पे b2 आएगा, तो रियल वाला हिस्सा रियल वाले हिस्से से ऐड होगा, ठीक है, a1 प्लस a2, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से ही ऐड होगा, एओटा वाली टर्म से ऐड होगी। तो इन दोनों में एओटा जो है कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन निकाल दो, तो b1 प्लस b2, तो ऐड करके आपके पास ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो है, सेकंड हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या आता है। तो z1 माइनस z2 कीजिए तो क्या आएगा, देखो z1 की वैल्यू कितनी है, a1 प्लस आयोटा b1, उसमें आपने माइनस करना है a2 प्लस आयोटा b2 को, तो ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो रियल पार्ट से सोल्व होगा तो a1 माइनस a2 आ जाएगा, यहाँ से अयोटा कॉमन आ रहा है तो प्लस का अयोटा मैंने कॉमन निकाल दिया, b1 यहाँ पे माइनस का साइन है ना तो b2 आएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन जो है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन जो है वो ऐसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो थर्ड आपका मल्टीप्लाई करके देखते हैं z1 इंटू z2, तो a1 प्लस अयोटा b1 इंटू a2 प्लस अयोटा b2। पहले क्या करना, फर्स्ट टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई करो, a1 को a2 से मल्टीप्लाई किया तो a1 a2, ठीक है। नेक्स्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अयोटा a1 b2 आ जाएगा, प्लस इसको फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अयोटा b1 a2 प्लस, अभी देखो अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर एंड b1 b2 ऐसा आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो ये बन गया आपका a1 a2, इन दोनों में अयोटा कॉमन आ रहा है तो अयोटा कॉमन निकाल दो, a1 b2 प्लस a2 b1। अयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, अभी बताया मैंने, -1 के इक्वल होता है, तो इसको आप -1 लिख सकते हो, ठीक है। तो नेगेटिव हो जाएगी ना टर्म, तो यहाँ पे b1 b2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा ना यहाँ, तो आपके पास बन जाएगा, इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं, आगे ले आओ इसको, a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस अयोटा a1 b2 प्लस a2 b1, ठीक है। ये हो गया आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट जो है ये आएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हम फोर्थ डिवीजन देखते हैं, ठीक है, डिवीजन में आ जाओगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करके देखते हैं। तो z1 डिवाइड बाय अपॉन z2, तो आपके पास क्या है, z1 a1 प्लस एओटा b1 अपॉन a2 प्लस एओटा b2। अब देखो डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, एक ही मेथड होता है, रैशनलाइज करो। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे वाली टर्म को ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके, ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने। तो देखो क्या बन रहा है, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, a1 प्लस एओटा b1 a2 माइनस एओटा b2, और नीचे आपकी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी a माइनस बी, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके इक्वल होता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आपके पास आएगा a1 a2, सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करो, माइनस अयोटा a1 b2 प्लस अयोटा b1 a2, ठीक है। नेक्स्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखने वाला है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर b1 b2 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया a1 a2, इन दोनों में देखो अयोटा कॉमन आ रहा है तो प्लस का अयोटा मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है, प्लस अयोटा को कॉमन निकाल दिया, तो जो पॉजिटिव टर्म थी ना वो पहले आएगी b1 a2, और नेगेटिव वाली बाद में लिखेंगे, माइनस a1 b2,
ठीक है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है ना, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, b1 b2 अपॉन नीचे देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो एयोटा का स्क्वायर है ना, तो एयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b2 स्क्वायर। ये जो है डिवाइड करके आपका ये बनेगा, ठीक है। इसको आगे शिफ्ट कर लेना आप, ठीक है। आयोटा वाली टर्म को पीछे लिख दो, ये रियल पार्ट है ना, इसको आगे आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो आपको पता चल गया होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम हो, तभी हम कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, ठीक है। मतलब आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जैसे z1 इक्वल्स टू a1 प्लस एयोटा b1 है, दूसरा z2 इक्वल्स टू a2 प्लस एयोटा b2 है। हम कब कहेंगे कि ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, जब इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होंगे, ठीक है। जब a1 इक्वल होगा a2 के, और b1 जो है किसके इक्वल होगा, b2 के, देन जो है हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू √3 माइनस अयोटा, ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है। तो आपको बोला हुआ है कि z की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है x प्लस अयोटा y। आपने मुझे इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करके बतानी है क्या आएगी, ठीक है। और इसको हम z नाम देते हैं, इसको z1 दे देते हैं, ठीक है। और बोला हुआ कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब देखो सेम ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो आपको जो z की स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है वो ये गिवन है, और इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी xy की फॉर्म में, और ये इसमें हमने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर ले लिए, तो इन दोनों को इक्वल रखो, ठीक है। z की जगह पे हम ले लेते हैं x प्लस अयोटा y √3 माइनस अयोटा। कंपेयर करो, दोनों इक्वल है ना, तो कंपेयर करो, इसमें x की वैल्यू आ जाएगी √3 एंड y की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी y का, देखो y क्या है, अयोटा का कोफिशिएंट है ना y, तो यहाँ पे भी अयोटा का कोफिशिएंट हो गया, आप अयोटा नहीं साथ में लिख देना, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब उनके कोरस्पॉन्डिंग जो है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम हो, देन हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये थे अलजेब्रिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में देखो क्या होता है, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कि हम किसी भी पॉइंट को एक प्लेन में लोकेट करवा सकते हैं। एक जैसे आपके पास कोई पॉइंट गिवन हो, आपने उसको एक प्लेन में बताना हो कि उसकी पोजीशन क्या आएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मेरे पास पॉइंट है -3 एंड -6, इसको मुझे प्लेन पे जो कार्टेशियन प्लेन होता है आपका, ठीक है, उस पर लोकेट करा के मुझे बताओ, तो सिंपल है, ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आपको पता है, ठीक है। सेम हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी उसके प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन जो होता है ना, उस पे जो है लाई करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको लोकेट करवा सकते हैं हम किस एक कार्टेशियन प्लेन पे हम इसको लोकेट करवा सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये देखो जैसे कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करने के लिए हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास x एक्सिस होती है और y एक्सिस होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल एक्सिस को y एक्सिस बोलते हैं। सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करवाने के लिए भी एक जो है हमारे पास प्लेन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्गन प्लेन, और जहां कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, आर्गन प्लेन भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। तो इसमें भी सेम एक वर्टिकल लाइन होगी हमारे पास, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और ये हो जाएगा ओरिजिन, ठीक है। मान लो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 3 + 2 आयोटा, आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे लोकेट करवाना है, तो कैसे करोगे। अभी देखो, अभी मैंने बताया ये क्या होगा, आपका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, अयोटा के साथ वाला जो है वो y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। तो लाई कहाँ करेंगे, देखो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हम पॉइंट्स ले लेते हैं 1 2 3 एंड 1 2,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो x3 है और y जो है आपका 2 है, तो आपका जो पॉइंट है, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ कहीं लोकेट करेगा, ठीक है, 3 + 2 आयोटा। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन में बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस वो आपका y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2, और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस आपका x कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो ना, इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हो 3 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो 3 है, ये क्या हमारा रियल पार्ट है, मतलब कि एक्स एक्सिस जो है वहां पे हमारे रियल नंबर्स आते हैं, ठीक है। रियल पार्ट 3 क्या हमारा रियल हिस्सा है ना, रियल पार्ट है, ये रियल नंबर है। और 2 अयोटा, अयोटा के साथ 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो इट मींस एक्स एक्सिस पे हमारे रियल नंबर्स आते हैं, तो इसको हम रियल एक्सिस बोल देते हैं, ठीक है, रियल एक्सिस। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है ना, तो आर्गन प्लेन में इसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल है इसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोल देते हैं, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। इसका मतलब है कि हम किसी भी पॉइंट को जो है वो हम एक प्लेन में लाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम प्लेन में लाई करवा सकते हैं, उसका पॉइंट हम बता सकते हैं कि वो कहाँ लाई करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास z की वैल्यू है -1 - अयोटा, तो अब बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जिसमें x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू भी -1 है, तो यहाँ से मैं पॉइंट लेती हूँ -1 एंड -1, तो पॉइंट आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो z आएगा -1 एंड -अयोटा, तो इसको हम एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें पता चल गया ना, जो आपका रियल पार्ट होता है वो आपका x कोऑर्डिनेट होता है, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है वो आपका y कोऑर्डिनेट होता है। तो जिस प्लेन में हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारा टॉपिक है वो है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कंजुगेट क्या होता है, हमने प्रीवियस जो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, उसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सारा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। तो जैसे देखो हमारे पास जो प्लेन होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का, वो कौन सा प्लेन होता है, आर्गन प्लेन होता है, ये बोला था मैंने, ठीक है। इसमें ये हमारी रियल एक्सिस होती है, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस होती है, ठीक है, और ये हो जाएगा ओरिजिन जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + अयोटा y, इस फॉर्म में है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मैंने बोला था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक प्लेन पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो इसको डिनोट करना तो कोई भी पॉइंट प्लेन पे कोई भी पॉइंट लो, है ना। तो ये पॉइंट लिया और यहाँ ये आपका z आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x + अयोटा y, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी इसकी x, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी इसकी y, और जो आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा वो x और y की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। आप इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कोई, जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + अयोटा y, आपने इसका कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, z के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, ठीक है, या फिर कई बार z' भी लिख सकते हो, या z के ऊपर ऐसे c स्मॉल c बना होता है, ये तीनों का मतलब ही कंजुगेट होता है, ठीक है। तो कंजुगेट फाइंड करना है तो क्या करो, जो इमेजिनरी वाला पार्ट है ना उसका साइन चेंज कर दो बस। अगर प्लस का है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं कि जो भी इमेजिनरी वाला हिस्सा होता है ना उसका जो है साइन चेंज कर दो, तो वो आपका कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकल जाएगा। और अगर इसको मैंने प्लॉट करना हो, जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे z = मेरे पास है 3 + 2 आयोटा, ठीक है। तो इसका अगर मैं कंजुगेट फाइंड करूं तो z का ऊपर बार, ठीक है, z बार इसकी इक्वल आ जाएगा 3 - 2 आयोटा की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं प्लॉट करूं तो ये क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो यहाँ कहीं लाई करेंगे, आप करेगा ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। 3 + 2 आयोटा यहाँ आएगा, इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 3, और ये जो डिस्टेंस है वो आपकी हो जाएगी 2। अब इसका कंजुगेट निकाला तो वो हो गया 2 आ गया नेगेटिव, मतलब y कोऑर्डिनेट जो आपका नेगेटिव हो गया, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 3 - 2 आयोटा। तो यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 2 हो जाएगी, और ये डिस्टेंस आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका कंजुगेट आ जाएगा, z का कंजुगेट। तो देखने में क्या लग रहा है
इसमें आप कुछ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे देखो z के जस्ट ऑपोजिट जो है उसका कंजुगेट आया, तो हम कह सकते हैं कि जो कंजुगेट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो उसी की मिरर इमेज होती है। ठीक है, अगर मैं रियल एक्सिस को एज ए मिरर लूं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इसकी ही मिरर इमेज है, मतलब कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होता है उसकी ही मिरर इमेज होती है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंजुगेट का पता चल गया होगा आपको कैसे निकालते हैं। अगर मान लो कि आपके पास z आ जाता है 3, एक रियल नंबर आ जाए, तो इसका कंजुगेट निकालोगे तो वो 3 ही रहेगा। ठीक है, मैंने बोला ना इमेजिनरी वाला पार्ट नेगेटिव होता है, तो इसका कंजुगेट क्या है, 3 ही रहेगा, इसको -3 नहीं कर देना आपने। अगर आपके पास ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है आयोटा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, और ये आपका प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो इसका अगर आपने कंजुगेट निकालना हो तो वो आएगा माइनस आयोटा। ठीक है, रियल वाला तो सेम रहता है, इमेजिनरी वाले का जो है साइन चेंज होता है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं कंजुगेट से रिलेटेड, ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कंजुगेट का, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का अगेन मैं कंजुगेट कर दूं, ठीक है, जैसे ये वाला आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, ठीक है, इसी के कंजुगेट, ये मैंने कंजुगेट निकाला इसका, इसी का अगेन कंजुगेट निकाल दो तो आपके पास वो z के इक्वल ही आ जाता है। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है ना इसका, तो ये माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये z के इक्वल ही आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि चाहे आप किसी भी दो नंबर्स को प्लस करके उसका कंजुगेट निकालो, जहां उनको इंडिविजुअली प्लस करके उसका कंजुगेट निकालो, मतलब z1 का कंजुगेट निकाला पहला, यहाँ पे z2 का कंजुगेट निकाला, फिर बाद में उनको दोनों को प्लस किया, तो ये दोनों ही टर्म जो है सेम होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे आपके पास z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस योटा y, ठीक है, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम ले लेते हैं a प्लस योटा b, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला है कि दोनों को प्लस करो। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, z1 प्लस z2 करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, ये बनेगा x प्लस a प्लस अयोटा कॉमन y प्लस b, ये बनेगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं कंजुगेट निकालूं, इसका कंजुगेट निकालूं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये कंजुगेट आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड में बोला हुआ है कि z1 का कंजुगेट, z1 का कंजुगेट कितना हुआ, x माइनस योटा y, और z2 का, z1 का कंजुगेट ये हो जाएगा, z2 का कंजुगेट हो जाएगा a माइनस योटा b। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करोगे, z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट निकालोगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी, x प्लस a, इसमें माइनस अयोटा कॉमन, ठीक है, तो y प्लस b। ठीक है, दोनों टर्म सेम आ गई ना, तो यही बोला हुआ है आपकी प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो प्लस में सेम है, माइनस में भी सेम है। ठीक है, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करके अगेन उसका आप कॉन्जुगेट फाइंड करते हो या इंडिविजुअली करते हो तो दोनों ही इक्वल आते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में भी ऐसे ही होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में देखो, जैसे ये आपके पास z1 z2 है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसका वो निकालते हैं, हम कंजुगेट निकालते हैं। ठीक है, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ax प्लस ये सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा अयोटा xb, देन इसको मल्टीप्लाई करोगे अयोटा ya, और अयोटा इंटू योटा, योटा स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस yb। ठीक है, तो यहाँ पे रियल नंबर्स जो एक साइड कर दो और दूसरे जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं वो उसको एक साइड कर दिया। ठीक है, ये आगे मल्टीप्लाई करके अब इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे। अगर मैं इसका कंजुगेट निकालूं तो यहाँ पे प्लस के साइन पे सिर्फ माइनस आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो दूसरे में बोला हुआ है कि पहले z1 का कंजुगेट लो, z1 का कंजुगेट ये है। ठीक है, z1 का कंजुगेट और z2 के कंजुगेट को मल्टीप्लाई करो, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे देखो x माइनस योटा y और a माइनस योटा b, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ax माइनस अयोटा xb माइनस अयोटा ya, एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बनेगा ना, अयोटा इंटू योटा, अयोटा स्क्वायर होता है, ध्यान से समझो इधर। ठीक है, अयोटा इंटू योटा, योटा स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, पता चला कैसे आया, ये देखो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो अयोटा इंटू योटा, योटा स्क्वायर हो गया, तो योटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो वो प्लस माइनस माइनस आ गया। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक एक चीज समझाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रियल टर्म वाली एक साइड कर दो, ax माइनस वाई बी, एंड यहाँ से माइनस योटा कॉमन निकालोगे तो आपके पास ये बनेगा। ठीक है, तो ये देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपकी सेम दिख रही है, मुझे आपको भी दिख रही है सेम। ठीक है, तो ये था आपके पास। ठीक है, प्रोडक्ट में भी सेम होता है, चाहे आप nth टर्म तक चले जाओ, ठीक है, कोई भी आपके nth टर्म तक मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिविजुअली करोगे सेम आता है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि z1 डिवाइड बाय z2, पहले दोनों को डिवाइड करके उसका कंजुगेट फाइंड करो या इंडिविजुअली उसका कंजुगेट फाइंड करो, आपके पास जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला हुआ है
कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट की कुछ पावर हो लो, n क्या है, n पावर हो सकता है, ठीक है, n क्या आपके नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे इसको समझते हैं। जैसे n हम ले लेते हैं 2, ठीक है, यहाँ पे z के कंजुगेट का स्क्वायर इक्वल होता है z के स्क्वायर का कंजुगेट, ठीक है, ऐसे बोला हुआ प्रॉपर्टी में करके देखते हैं। जो देखो यहाँ पे देखो z का कंजुगेट, z हमारे पास x प्लस होता है ना, तो उसका कंजुगेट आ जाएगा x माइनस होता है, उसका स्क्वायर निकालो, तो स्क्वायर निकालोगे होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी, एक्स स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x अयोटा वाई, ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x अयोटा वाई, ये आएगा कुछ, ठीक है। राइट हैंड साइड देखो, इसके स्क्वायर का कंजुगेट बोला हुआ उन्होंने, इसका पहले स्क्वायर करते हैं, ठीक है, x प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x अयोटा वाई, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास अयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है, ये आ गया ना। अभी बोला है इसका कंजुगेट करना है, स्क्वायर खोल के फिर कंजुगेट करना है, तो कंजुगेट में क्या होता है, अयो इमेजिनरी जो टर्म होती है ना, इमेजिनरी वाली टर्म वो नेगेटिव हो जाती है, तब देखो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ठीक है, यही बोला हुआ प्रॉपर्टी में और कुछ नहीं बोला हुआ। नेक्स्ट बोला हुआ है कि z और उसके कंजुगेट को, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट के वो ऐड करते हो, तो आपके पास 2 इंटू रियल नंबर ऑफ 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट मिलता है, ये बोला हुआ सिंपली। इन दोनों को प्लस करोगे तो इमेजिनरी पार्ट कट हो जाएगा, तो x प्लस एक्स 2x हो गया ना, तो 2x x क्या है, रियल पार्ट है ना, तो वही बोला कि रियल पार्ट 2 इंटू रियल पार्ट मिलता है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x वाला हिस्सा कट हो जाएगा, तो इमेजिनरी पार्ट मिलेगा 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये सारी आपकी जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये मोस्टली सम में यूज होती है, तो आपको ये सारी पता होनी चाहिए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, मॉडुलस होता क्या है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पता ना आपको क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है z इक्वल्स टू एक्स प्लस अयोटा वाई, ठीक है, ये होती है। हमने मॉडुलस फाइंड करना है, तो मॉडुलस होता क्या है, अभी हम इनको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन में लाई करवाते हैं, ठीक है, ये आपका रियल एक्सिस होता है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो यहीं यहाँ कहीं आएगा आपका, ठीक है, z एक्स प्लस योटा वाई जो है यहाँ कहीं लोकेट करेगा आपका, ठीक है। तो मॉडुलस क्या होता है, ये जो ओरिजिन है, ठीक है, जो हमारे प्लेन का ओरिजिन है, उस ओरिजिन से लेके उस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस जो होती है, ठीक है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ना, उसको हम मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं, मोड कह देते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, z मॉडुलस डाल के ऐसे, ठीक है, 2 वर्टिकल लाइंस डाल दिया। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कैसे करते हैं, क्या करेंगे, जैसे डिस्टेंस बोला है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा आपके 0 0 कोऑर्डिनेट, और इसके कोऑर्डिनेट चेक करूँ तो वो x और y होंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो स्क्वायर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ z आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करने का, ठीक है। तो मेनली मॉडुलस क्या होता है, डिस्टेंस फाइंड करना होता है, हमने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ओरिजिन से हमने उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी होती है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप z और उसका कंजुगेट लेते हो साथ में, ठीक है, z बार क्या होता है, कंजुगेट होता है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो z इंटू उसका कंजुगेट किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड, जिसको मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जब उसके कंजुगेट के मोड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये बोला हुआ है, ठीक है। क्या बोला हुआ है इसमें, ये देखो, इसको एग्जांपल से समझते हैं। उन्होंने कहा है कि z और उसका कंजुगेट लो, ठीक है, जैसे मेरे पास ये z है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसके साथ उसका कंजुगेट लेना मैंने, x प्लस योटा वाई एंड x माइनस योटा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी बन जाती है आपकी a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो x स्क्वायर यहाँ पे आएगा माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में बोला है कि मोड ऑफ जेड स्क्वायर, मतलब कि z के मॉडुलस का स्क्वायर, तो z का मॉडुलस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये सेम टर्म बन जाएगी आपकी, ठीक है। जहां उसके मैग्नीट्यूड, जहां फिर उसके कंजुगेट का स्क्वायर करो, देखो कंजुगेट क्या आएगा इसका, z का कंजुगेट क्या होगा, x माइनस योटा वाई है ना,
ये आएगा ना, x माइनस एटा y आएगा ना कंजुगेट, तो इसका मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो x माइनस एटा y का देखो यहाँ पे मैं कंजुगेट लिख देती हूँ, इसका x माइनस एटा y आएगा, तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई आना था ना, जो साइन है वही आएगा ना, तो वो वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका भी स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये सेम टर्म, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टीज जो है यूज होती है, तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बोला हुआ है कि z1 z2 को मल्टीप्लाई करके बाद में उसका मॉडुलस फाइंड करो, या इंडिविजुअली इसका मॉडुलस फाइंड करो, आपके पास जो है दोनों टर्म इक्वल आती है, ठीक है, डिवाइड में भी सेम है। अभी देखो होल z1 प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस z1 इंटू z2 का कंजुगेट प्लस z2 इंटू z1 का कंजुगेट। तो ये कहां से आया, ये देखो, इसको भी हम देख लेते हैं, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। इसमें प्रूफ मैटर नहीं करता, पर फिर भी हम आपको प्रूफ करवा देते हैं, आपको मेनली ये प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपके पास मोड ऑफ z1 प्लस z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, ये पूरा मेरा z है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये जो आपकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में आप चेंज कर सकते हो, तो क्या लिखा हुआ है z इंटू उसका मैग्नीट्यूड, उसका आपने कंजुगेट लिया हुआ है, ठीक है, तो ये पूरा z आपके पास, इसको लिखेंगे z1 प्लस z2 और उसका कंजुगेट ले लिया साथ में, होल का ऐसे कंजुगेट लिया हुआ है, ठीक है। तो z1 प्लस z2, अभी पीछे हमने कंजुगेट की प्रॉपर्टीज की थी, तो हमने कहा था कि चाहे आप दोनों को प्लस करके होल का कंजुगेट निकालो, चाहे चाहे इंडिविजुअली का कंजुगेट निकालो, वो दोनों इक्वल होते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, z1 प्लस z2 का कंजुगेट, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई करो इसके साथ z1 इंटू z1 कंजुगेट, ठीक है, नेक्स्ट प्लस z1 इंटू z2 कंजुगेट प्लस z2 इंटू z1 कंजुगेट प्लस z2 इंटू z2 कंजुगेट। तो यहाँ पे अगेन फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगी आपकी, z1 और उसका कंजुगेट साथ है, तो हम इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ z1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी z2 और उसका कंजुगेट अगर उसके साथ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये सेम ही रहेगा z1 z2 कंजुगेट प्लस z2 z1 कंजुगेट। तो ये देखो राइट हैंड साइड आपकी यहाँ से आई है, ठीक है, पता चल गया। तो माइनस में भी सेम है, यहाँ पे प्लस का साइन ना, वहां पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में बोला हुआ कि इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है, इसको और इसको प्लस करोगे तो क्या होगा, ये वाली टर्म कट हो जाएगी आपकी, बचेगा कौन सा, ये वाला हिस्सा बचेगा ना, तो वही लिखा है 2 इंटू z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है, ये भी समझ लो एक बार। जैसे आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, वेक्टर में भी हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ा हुआ है, तो जो न्यू बच्चे हैं उनको तो पता नहीं होगा कि वेक्टर क्या होता है, ठीक है, ये थोड़ा +2 का कंसेप्ट आ जाएगा। तो ये देख लो, वेक्टर में ट्रायंगुलर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी होती है, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसके वर्टिसेस हो जाएंगे और साइड ले लेते हैं A B and C, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी, अगर मैं ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स का सम करूं तो वो थर्ड साइड के इक्वल जो उससे बड़ा आता है, ठीक है, पता ना ये चीज, चाहे आप इन दो साइड्स का सम लो, वो थर्ड साइड्स के इक्वल भी आ सकता है, उससे बड़ा भी आएगा, ठीक है, बड़ा ही होगा, दोनों दो साइड का सम करोगे तो बड़ा ही आएगा, ऑब्वियस है। तो B प्लस C ग्रेटर देन इक्वल टू होगा A के, ठीक है। पर इन वेक्टर फॉर्म अगर हम इसको देखें, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी को देखें, तो यहाँ पे मेरे पास ओरिजिन हो जाएगा, ये मेरे पास है OA वेक्टर, ठीक है, ये है OB वेक्टर। अब देखो यहाँ पे AB, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है Z1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेते हैं हम Z1, ये हो जाएगी आपकी Z2, ठीक है, मॉडुलस ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, और ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना आपका, तो ये दोनों का प्लस करके Z1 प्लस Z2, ठीक है, ये आएगा। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी कहती है कि किसी भी दो साइड्स का सम लें तो वो थर्ड के इक्वल जो उससे बड़ी आती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि z मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 को ऐड करूंगी अगर मैं z2 के मॉडुलस में, तो वो बड़ा आएगा किसके, मॉडुलस ऑफ z1 के, ठीक है, बड़ा आएगा इससे। तो z2 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो मोड ऑफ z1 प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल होगा मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 के, ठीक है। तो ये टर्म इससे बड़ी होगी, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मोड ऑफ z1 प्लस z2 जो है वो बड़ा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 के। अगर इससे बड़ा तो ये छोटा किससे होगा,
उससे लेस या इक्वल किसकी होगा, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 के। ठीक है, ओके, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं सम करूंगी तो वो इससे बड़ा ही आएगा ना, ठीक है, इससे बड़ा आएगा। तो यही आपका ट्रायंगुलर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी हो जाती है। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, ये आपका हो गया मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं, आर्गुमेंट होता क्या है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गुमेंट क्या होता है, इसको भी हम ग्राफिकली समझते हैं। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी इमेजिनरी एक्सिस, ये हो जाएगी रियल एक्सिस, और ये इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये आपका हो जाता है ओरिजिन। यहाँ पे मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया x प्लस योटा वाई, तो ये आ जाता है आपका मोड ऑफ z। ठीक है, मॉडुलस ऑफ z इसको बोलते हैं। तो ये हो जाती है आपकी पॉजिटिव रियल एक्सिस, और ये होती है नेगेटिव रियल एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव रियल एक्सिस जो है इस मोड ऑफ z से, इस लाइन से, ठीक है, पॉजिटिव रियल एक्सिस जो है आपकी इस लाइन से जो एंगल बनाती है, ठीक है, एंगल मान लो थीटा बनाएगी, उस थीटा को, उस एंगल को हम क्या देते हैं, आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आर्गुमेंट लिखते कहते हैं कैसे है, ARG डाल के आगे क्या ब्रैकेट में z लगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की। ठीक है, तो रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनता है हमारा, ठीक है, उसको हम आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस अयोटा। ठीक है, मैंने इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है कि क्या होगा आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या होगा इसका, वो मैंने फाइंड करना है। तो पहले देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लाई कहाँ करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ऑब्वियस। ठीक है, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, तो ये आपका यहाँ कहीं लाई करेगा 1 प्लस योटा। तो मैंने बोला है ये जो एंगल बनेगा ना आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो आपका क्या हो जाता है, आर्गुमेंट होता है ना। तो मुझे ये थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आपका क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, एंड जो बेस होता है आपका, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस वो आपका परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है, और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी आपकी वो 1 होगी ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं एंगल देखूँ तो tan थीटा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगेगा tan थीटा, tan लगेगा ना परपेंडिकुलर टू बेस, तो 1/1 आ जाएगा। तो एंगल जो tan है 1 किस एंगल पे होता है, π/4 पे होता है ना, तो थीटा आपका आ जाएगा π/4। तो मतलब आर्गुमेंट जो आ गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो आर्गुमेंट आ गया वो आपका आ जाएगा π/4। ठीक है, एंगल जो आपका आता है ना वो हमेशा रेडियन में ही हम मेजर करते हैं, तो ये आपका इसका आर्गुमेंट आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, तो ये होता है आर्गुमेंट। ठीक है, अब देखो ये तो था फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, तो आर्गुमेंट इसका क्या आ गया, π/4 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें आर्गुमेंट निकालने के भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होती है इसकी जर्नल वैल्यू, ठीक है, जर्नल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, और सेकंड होती है प्रिंसिपल वैल्यू। जो जर्नल वैल्यू होती है ना उसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं, और जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है ना उसको हम एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ दैट, एम्पलीट्यूड उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है ना, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो आपकी 180, पॉजिटिव 180 और नेगेटिव 180 के बीच में लाई करती है। ठीक है, मतलब 180
के बीच में लाई करेगी, -180 और +180 के बीच में ही जो एंगल आपका लाई करेगा वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अगर मान लो इससे बड़ा एंगल आ जाता है, अब देखो जैसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू मैंने बोला है, यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू आपकी आई π/4, तो इसको हम अगर मैं मेजर करूँ तो इसको मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 2π + थीटा, ठीक है, 2π + थीटा से भी लिख सकते हैं ना, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है इसको लिखने में। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देती कि tan 2π + थीटा, ठीक है, तो वो तब भी tan थीटा ही आना था, ठीक है, तब भी tan π/4 ही आएगा आंसर। तो इस एंगल को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, तो उस तरीके को रिप्रेजेंट कौन करता है, जो जनरल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास जनरल वैल्यू, हम कैसे लिखते हैं कि जो भी हमारे पास एम्पलीट्यूड आता है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ z आता है, उसमें हम 2k पाई बस ऐड कर देते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। अगर आपका एंगल जो है 180 से बड़ा आ रहा है तो वो आपकी जनरल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड में 2k पाई क्या कर दो, ऐड कर दो, तो इसमें k क्या होगा आपका, इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, ठीक है। k आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल को मेजर किया ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन में भी तो कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन है, सॉरी, ये देखो आपने पढ़ा है ना कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करो तो वो पॉजिटिव होता है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं एंगल को मेजर करूं तो वो एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करोगे तो नेगेटिव ही आएगा ना, तो इसीलिए इसमें मैंने 2k पाई को ऐड किया है, ठीक है। तो समझ आ गया जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू में क्या डिफरेंस है। प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ आपकी इसी रेंज के अंदर आती है, ठीक है, इसी रेंज के अंदर आनी चाहिए। तो जनरल वैल्यू जो है वो 180 से बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये दो फॉर्म है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या था कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका जो है जो हम कहेंगे कि उसका जो आर्गुमेंट है वो आपका ये आया है, ठीक है। ये तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। अगर मैं इसकी जनरल वैल्यू लिखती तो जनरल वैल्यू क्या आनी थी इसकी, π/4 + 2k पाई, ठीक है। π/4 में बस आपने ऐड कर देना 2k पाई और कुछ नहीं करना आपने, ओके, समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना, ठीक है, क्वाड्रेंट पता है ना आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, ठीक है, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको ये और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जो आपके पास है -1 + ये होता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कहाँ आएगा, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो यहाँ कहीं आएगा आपका, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर z, -1 + आयोटा, ये होता है, ठीक है। अब मुझे इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है, आर्गुमेंट मतलब थीटा फाइंड करना है। तो आर्गुमेंट होता क्या है, रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनता है हमारा, ठीक है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनता है वो हमारा क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। तो मुझे ये थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो अगर यहाँ पे एंगल मेरा मान लो कोई भी एंगल ले लो, यहाँ पे अल्फा एंगल है, ठीक है, यहाँ पे एंगल अल्फा है, तो थीटा क्या आएगा, तो देखो इसको, अब देखो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1 है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा tan थीटा, सॉरी tan अल्फा = 1 आ जाएगा ना, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी π/4, ठीक है। तो अल्फा है आपके पास π/4, हमने थीटा फाइंड करना है, ठीक है, थीटा फाइंड करना हमने। तो थीटा के लिए क्या करोगे, टोटल एंगल कितना होता है, पाई होता है, टोटल एंगल 180 होता है ना, तो टोटल एंगल में से थीटा फाइंड करना है, तो टोटल एंगल जो पाई में से क्या करो, माइनस कर दो, अल्फा को माइनस कर दो, ठीक है, पूरे एंगल में से अल्फा माइनस कर दो तो थीटा आ जाएगा ना। तो 180 में मैंने π/4 को माइनस किया तो मेरे पास आ जाएगा 3π/4, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3π/4, ठीक है। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका जो आर्गुमेंट है वो क्या आएगा, जो टोटल एंगल में से थीटा को माइनस कर दो तो आपके पास आर्गुमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आर्गुमेंट क्या आ गया, 3π/4 आपका आर्गुमेंट आ जाएगा, ओके। तो ये था सेकंड क्वाड्रेंट। आगे नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट को देख लेते हैं। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करें, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाओ, ये देखो
ये आपकी रियल एक्सिस है, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है। z इक्वल्स टू -1 माइनस एटा, ठीक है, ये आपका तो यहाँ कहीं लाई करेगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा -1 माइनस एटा। अब इधर ध्यान दो, यहाँ पे देखो मैंने बोला कि पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल बनना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव रियल एक्सिस ये है। अगर आप ये वाला एंगल लेते हो तो देखो 180 से बड़ा बन रहा है, ठीक है, 180 से बड़ा बन रहा है, तो क्या करेंगे हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, ठीक है। अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा ना, क्योंकि इससे तो 180 से बड़ा बन रहा है ना एंगल, जब आप इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो, ठीक है। तो ये थीटा मुझे फाइंड करना है, तो अगेन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एंगल ले लेते हैं अल्फा, तो अल्फा फाइंड करो, तो सेम tan अल्फा आपके किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू π/4 आ जाएगी। अब ध्यान दो, देखो अल्फा की वैल्यू आपकी π/4 आ गई है, मुझे थीटा फाइंड करना है ना। पूरा एंगल कितना होता है, पूरा एंगल पाई होता है, पाई में अगर मैं अल्फा माइनस कर दूं, ठीक है, अब देखो ध्यान दो इधर, थीटा इक्वल्स टू पाई में से 180 में से अगर मैं अल्फा को माइनस कर दूं तो मेरे पास थीटा आएगा। बट एक चीज और है, ये जो आपका एंगल है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, तो मैंने अभी बोला कि जब भी एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बने तो एंगल क्या आता है, नेगेटिव आता है, जो एंगल आपका आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसके साथ माइनस का साइन भी लगेगा, ठीक है, थीटा नेगेटिव होगा ना आपका, तो यहाँ पे माइनस पाई माइनस अल्फा कितना है π/4, तो ये आ जाएगा -3 π/4, ठीक है। तो आर्गुमेंट जो है इसका, आर्गुमेंट ऑफ z आएगा -3 π/4, समझ आया, ठीक है, तो ये आपका आर्गुमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट का भी यहीं पे देख लेते हैं, ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो सेम यहाँ पे आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा 1 माइनस एटा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एंगल फाइंड करना है, थीटा एंगल फाइंड करना है ना, ये मुझे एंगल चाहिए थीटा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, आपका जो यहाँ से एंगल फाइंड करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगी, जो आपका थीटा आएगा वो क्या आएगा, आपका π/4 आएगा, बट नेगेटिव ऑफ π/4 आएगा, ठीक है। यहां से जब आप ये देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1 हो गया ना, तो tan थीटा 1 किस एंगल पे होता है, π/4 पे होता है, तो एंगल का ध्यान दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। जब भी एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बने तो एंगल जो है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो जो एंगल आता है वो आपका पॉजिटिव आता है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि आपका एंगल जो है किस डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, समझ आ गया, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक, आर्गुमेंट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो हमें आप हमको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो हम आपके सारे डाउट क्लियर करने को तैयार हैं, आप कमेंट कीजिए जो भी आपका डाउट होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।